नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज 8 मई की तारीख है। साल वही है 2020 और कल तय हुआ था कि हम लोग दुआ भी करेंगे और कामना भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि आने वाले दिन को आपको कोई उदास खबर सुनाने का मौका न मिले। बड़ी दुआएं की, लेकिन अभी लगता है कि कुछ एक जो अतीत के हमारे कर्म हैं वो अभी भी हिचकाओं में बदले जा रहे हैं और आज फिर एक हादसा हुआ है मित्रों। और ये हादसा भी काफी दर्दनाक है। दर्दनाक इसलिए कि में जो 16 लोग जो मारे गए इस हादसे में, ये वे लोग थे जो अपने घरों की ओर हताश, खाली हाथ लौट रहे थे। जब मित्रों कोरोना देश में फैला तो उस वक्त सबसे बड़ी मार जो है वो इन अप्रवासी मजदूरों पर, श्रमिकों पर पड़ी, क्योंकि इनके सामने ये था कि जहाँ ये काम करते थे, काम करने का जो स्थल था, जो फैक्ट्रियां थी, जो खेत खलिहान थे, या जो अन्य छोटी मोटी जगहों पे काम करने की इनको एक रोजगार का साधन इनके पास था, वो सारे के सारे साधन यकायक एकदम अकस्मात रूप से लॉकडाउन या कर्फ्यू का शिकार हो गए और इन्हें लगा कि अब जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल है। मित्रों, इनको बनाए रखने के लिए, इनकी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने पग भी उठाए। पग बहुत सारे उठाए गए। हरियाणा के, विशेष रूप से हरियाणा की सरकार ने, और उसके साथ साथ पंजाब की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने इस बात की मशक्कत की, इस बात की कोशिश की कि जो जहां है वहीं रहे और उनको रोटी पानी मिलता रहे। लेकिन मित्रों, बात ये होती है कि एक मानसिकता जो असुरक्षा की भावना अंदर घर कर जाए, तो ये होता है कि रोटी पानी जो है, जिन लोगों को सारी उम्र मेहनत मशक्कत के बाद रोटी खाने की आदत हो, उनके लिए ये जो राशन की रोटी है, ये राशन का जो एक प्रकार से लंगर की रोटी, और ये चीजें बहुत दिनों तक इनको डाइजेस्ट नहीं होती, बहुत दिनों तक ये लोग नहीं ले पाते। इन्हें लगता है कि जिंदगी में आफ्टर ऑल कोई ना कोई दिशा तो कायम करनी ही होगी। और जब बहुत हताश होते हैं तब ये सोचते हैं कि कहीं यहाँ कुछ हो गया परदेश में, तो पता नहीं कि वो अंतिम ठौर ठिकाना भी ढंग से मिले या ना मिले, तो इनकी एक ललक होती है कि घर की ओर लौट जाते हैं। और मित्रों, यही इनके साथ हुआ। ये लोग एक काफिले के रूप में चले और रेलवे ट्रैक पर इसलिए चले ये सोचकर कि रेलें तो बंद हैं और रेलवे ट्रैक पर चलना, पैदल चलना ज्यादा सुरक्षित है बनिस्बत सड़क पर। सड़क पर तो फिर भी कोई ट्रक जो है या कोई और गाड़ी चल सकती है, लेकिन रेलवे ट्रैक पर उनको लगा कि सबसे सुरक्षित है। लेकिन उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि धीरे धीरे लोग ट्रेन जो हैं वो शुरू हो गई हैं मालगाड़ी के रूप में, जो सामान ढोती हैं। तो वो बेखबर थे। लगभग 36 किलोमीटर 36 घंटे लगातार चले वो। और लगातार चलने के बाद, क्योंकि 1 घंटे में ज्यादा तय नहीं सफर होता और बहुत थोड़ा सफर तय कर पाए, तो उनको अचानक नींद आने लगी। थक गए थे, थके हारे वहीं पटरियों पर सो गए और थोड़ी देर में एक रेल की सीटी भी उनको जगा नहीं पाई, इतने ज्यादा वो थके हुए थे कि रेल की सीटियों ने, ड्राइवर का कहना है कि मैंने बहुत कोशिश की ट्रेन को रोकूं, बहुत कोशिश की कि उनको ट्रैक साफ करने के लिए उनको मैं सावधान करूं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मित्रों, उस वक्त गति पर नियंत्रण पाना आसान नहीं होता। रेल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की आशंका ज्यादा बलवती होती है। और मित्रों, वो सारे के सारे लोग जो अपनी पोटलियों में थोड़ा सा चना चबैना या सूखी रोटी के टुकड़े या कुछ और चीजें लेकर चले थे कि सफर काटना है, वो सारी की सारी चीजें उनके साथ ही वही रेलवे ट्रैक पर बिखरी हुई पाई गई। ये बहुत दुखद था मित्रों। और दुखद इसलिए भी था कि हमने कभी, दरअसल इससे पहले संकट भी इतना बड़ा नहीं आया, ये बात सही है, लेकिन इसके पहले हमने ये सोचा भी नहीं कि हमारे देश में लगभग, अब आंकड़े जुटाए जा रहे हैं कि लगभग 13 करोड़ ऐसे अप्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे प्रदेशों से आकर रोजगार यहाँ पर कमाते हैं और उसके बाद 4 पैसे बचाकर, जुटाकर यहाँ से वापस जाते हैं। और उनके रहने की जो स्थान होते हैं वो भी मित्र ऐसे रहे हैं अब तक कि एक एक कमरे में 4 5 6, कहीं कहीं 10 10 भी रहे हैं।
ये एक वक्त की जरूरत होती है। वो लोग समझते थे कि जितने पैसे बचेंगे उतने घर ले जाएंगे, घर की जो मजबूरियां हैं उनको पूरा करेंगे और घर की जो मांग है पूरा करेंगे। किसी ने बेटे की शादी करनी है, किसी ने बच्चों की फीस भरनी है, किसी ने कुछ और घर में छोटा मोटा दुख दर्द का सामान जुटाना है, तो सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और मेहनत मशक्कत करने वाले लोग जब किसी हादसे का शिकार होते हैं तो यकीनन तकलीफ ज्यादा होती है। और ये तकलीफ हमारी सरकार को भी हुई है। ये कहना गलत है कि ये सरकारें हमारी संवेदनहीन है। तत्काल इनके लिए 6 राज्य सरकारों की ओर से अनुदान राशियों की घोषणा भी हुई, लेकिन बंदे गए। और ये संभावनाएं, ये आशंकाएं जो हैं, ये आगे भी कोई समाप्त नहीं होती। ऐसे हादसे फिर होंगे अगर हम सावधान ना हुए। हमें कहीं ना कहीं इसका स्थायी हल निकालना पड़ेगा। मित्रों, चलिए इस दुखद खबर के जिक्र के बाद साथ साथ ही हम 2 शख्सियतों का जिक्र भी कर लें। पहली शख्सियतें मित्रों, स्वामी चिन्मयानंद। स्वामी चिन्मयानंद के नाम से आप ज्यादा परिचित ना हो, लेकिन स्वामी चिन्मय मिशन के जो कार्यकलाप हैं, जो उनका फैलाव है, उसके उससे शायद आप कहीं ना कहीं परिचित होंगे। मित्रों, हमारे देश में एकमात्र ऐसा जो चिन्मय मिशन, एकमात्र ऐसा मिशन है जो वेदांत को लेकर 175 केंद्र चलाता है। 28 केंद्र विदेश में भी चलते हैं। और इसके जो स्वामी चिन्मयानंद थे, ये 1916 में जन्मे थे मित्र थे, लेकिन विरक्ति जो है वैराग्य के प्रति एक आरंभ में ही हो गया था। और इन्होंने अपना सारा कुछ छोड़कर अध्ययन, स्वाध्याय और अध्यात्म की गहराइयों में उतरने की जो ललक थी उसको अपना लिया। और ये स्वामी शिवानंद, आपसे आप परिचित हैं, डिवाइन लाइफ वाले स्वामी शिवानंद जी से इन्होंने दीक्षा ली थी। और दीक्षा के बाद इन्होंने चिन्मय मिशन की स्थापना की। और चिन्मय मिशन जो है ये सिर्फ वेदांत पर शोध का काम नहीं करता, बल्कि बहुत सारे सामाजिक कार्य भी इसी मिशन के तहत चलाए जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी दिन आज के दिन का हुआ था, इसलिए ये दिन अशुभ घटनाओं के बावजूद भी शुभ माना जाता है कि दुख और सुख मित्रों दोनों जिंदगी का हिस्सा है। तो ये इसी दिन ये पैदा हुए थे, इसलिए इनको याद किया जाता है। और दूसरी शख्सियत है गिरजा, जिसका भी कभी ठुमरी गायन से वास्ता थोड़ा बहुत भी रहा है, कजरी से वास्ता रहा है, चैती गायन से वास्ता रहा है। और वो व्यक्ति गिरिजा देवी के नाम से कतई अपरिचित नहीं हो सकता। पद्म विभूषण और अन्य सभी जो पद्म अलंकार हैं उनकी प्राप्ति जिनके खाते में दर्ज हुई, वह गिरिजा देवी 1929 में आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था। मित्रों, जिस परिवार में जन्मी थी उस परिवार में आमतौर पर संस्कार यही होते थे कि उन परिवारों में, सारे परिवारों में, कि अच्छे घरों की जो बेटियां हैं वो गायन में रुचि रही थी। लेकिन देवी के संस्कारों में एक गायन था और संगीत के प्रति एक लगाव था। उनके पिता भी हारमोनियम पर शास्त्रीय राग गाया करते थे। तो संस्कार ऐसे थे कि उसके वो उससे उनसे मुक्त होना, संस्कारों से मुक्त होना उनके लिए संभव नहीं था। और 1946 में शादी हो गई थी। शादी के बाद और पाबंदियां लग गई। इन्होंने ना तो संगीत का अभ्यास छोड़ा और ना ही संगीत का प्रदर्शन छोड़ा। AIR में नौकरी मिल गई 1949 में, आज से कितने वर्ष पहले याद कर सकते तो। और अब तक ये बिल्कुल इस मामले में सक्रिय रही हैं, अपने अंत तक सक्रिय रही। और उन्होंने जो एक टर्म है पूर्वी आंग ठुमरी, ये एक विशेष ठुमरी की एक विशेष एक शाखा है जिसमें गिरिजा देवी ने विशेष रूप से अपनी उपलब्धियां दर्ज कराई। और आज भी मित्रों, कभी मन हो महान गायिका का कोई एक आध ठुमरी जो है सुन देखिए, आपको लगेगा कि एक अलौकिक चेतना ने आपको घेर लिया है। तो ऐसी शख्सियतों को भी याद कर लेना चाहिए। और मित्रों, चलिए दुआ तो करेंगे, आज भी दुआ करेंगे कि हमें कल कोई हादसा देखने को ना मिले। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, हादसा भी मित्रों को बहुत छोटा मोटा हादसा नहीं है। अमेरिका ने 20 साल तक 1955 से 1975 तक वियतनाम के साथ लड़ाई लड़ी थी। वियतनाम के साथ उस लड़ाई को बहुत बड़ी लड़ाई माना जाता है।
और उस लड़ाई में अमेरिका के 58,200 सैनिक मारे गए थे। लेकिन अब पिछले कुछ ही महीनों में आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये आंकड़ा कोरोना ने कब का पार कर लिया है, और निरंतर वहां पर जो कोरोना का जो क्षोभ है, विक्षोभ, वो बढ़ता जा रहा है और अभी तक काबू में नहीं आ रहा। तो दुआ उनके लिए भी करें मित्र, और पूरे विश्व के लिए। हम लोग तो समझते हैं कि सारा विश्व एक वसुधा, पूरी की पूरी हमारा कुटुंब है, और इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा एक मूल मंत्र होता है हमारी जीवन शैली का। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों इजाजत दीजिए, कल फिर कुछ और बातें। शुक्रिया।